हरिओम सभी को। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका काम है शरीर से किसी भी प्रकार की गंदगी को, टॉक्सिन को बाहर निकालना। जो गंदगी है या टॉक्सिन है, अब वो जिस प्रोसेस से बाहर निकलती है, जिन जो जो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट बन जाते हैं। सिर्फ ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये सिर्फ यूरिनरी सिस्टम है जो कि एक मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है, पर इसके अलावा और भी ऑर्गन और संरचनाएं हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हैं। और इस प्रक्रिया द्वारा हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस, समस्थिति बनी रहती है। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे कि एनयूरिया, तो जिसमें जब यूरिन का आउटपुट 100 ml से कम हो जाता है तो उसे एनयूरिया कहा जाता है। ऑलीयूरिया, जबकि आउटपुट 400 ml से कम होता है। ऑली यानी कम, एन यानी बहुत ही कम, पॉली यानी कि अधिक। पॉलीयूरिया मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, तो कितना ज्यादा, एटलीस्ट 3000 ml, है ना। 24 घंटे में इतना 3000 ml यूरिन आपके बॉडी से निकल रहा है, तो इस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहा जाता है। डिसयूरिया मतलब कि जब आप यूरिनेट कर रहे हैं उस समय पर आपको पेन या तकलीफ होना, इस परेशानी को डिसयूरिया कहा जाएगा। ग्लाइकोज यूरिया यानी कि आपकी यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है, तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स में कभी कभी ये ऐसा सिम्टम्स पाया जाता है और उनके जो यूरिन में शुगर इस तरीके से बाहर निकलने लगता है। मिक्ड यूरिनेशन, इसमें क्या होता है कि ब्लैडर से लीकेज होने लग जाती है। एज के साथ भी जो ब्लैडर का स्फिंक्टर मसल है जो कि ब्लैडर में होल्ड करता है, मसल जो है वहां की, वो धीरे धीरे लूज हो जाती है और मतलब काफी जब बुढ़ापे में, तो उसमें से धीरे धीरे यूरिन बाहर निकलने लग जाता है, तो इस कंडीशन को मिक्ड यूरिनेशन कहा जाता है। अभी एक्सक्रीशन जो है वो किसी भी सेलुलर वेस्ट के बारे में है, जैसे कि यहाँ पे इस फोटो में दिखाया है स्वेट, तो स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि स्वेट निकाल रहा है यहाँ पर। और क्या क्या निकालते हैं हम? पानी, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, टॉक्सिन निकालते हैं और अदर अदर काइंड ऑफ वेस्ट। तो अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा वो हम जरा देख लेते हैं। ये वो सेम चीज ही बोल रहा है, और ये बहुत सारे ऑर्गन जो कि ये सब काम करते हैं, जैसे कि किडनी उसमें से यूरिया निकालेगी, क्रिएटिनिन निकालेगी और भी टॉक्सिन्स निकालेगी। ये CO2 निकालेगा बॉडी से, तो ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। ये स्वेट निकाल रहा है तो यहाँ से हो गया। लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू निकलता है, तो वो भी एक एक्सक्रीटरी का पार्ट हो गया। फिर ये लिवर है जो कि टॉक्सिन निकालता है, बाइल को तोड़ता है ना, बाइल तोड़कर स्टूल में चला जाता है, तो ये भी एक ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। पर जो मेजर ऑर्गन है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूरिनरी सिस्टम। बाकी बहुत सारे सिस्टम के थ्रू भी हमारा जैसे मल निकलता है, तो वो भी एक वेस्ट है हमारा। मेंस्ट्रुएशन ब्लड निकलता है यूट्रस से हर महीने, जब कॉर्पस ल्यूटियम एक जो सेल होती है वो बर्स्ट होती है, तो वो भी इसी का पार्ट है। और टेम्परेरी, जैसे कि प्लेसेंटा जो होता है वो बॉडी से बाहर फेंका जाता है आफ्टर बेबी का बर्थ होने के बाद में, तो वो भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो मेन जो है हमारा ये होता है यूरिनरी सिस्टम, हम इसको बोलेंगे, जिसमें हमारी दो किडनियां, उनसे जुड़ा हुआ दो नली होती हैं जिन्हें यूरेटर कहा जाता है। और ब्लड जो भी है, ब्लड से जो टॉक्सिन निकलने के बाद जो भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में येलो कलर का, क्योंकि येलो क्या होता है, क्योंकि इसमें बिलीरुबिन की थोड़ी मात्रा होती है, तो इस कारण वो ब्लड येलो दिखता है। तो ज्यादा कंसेंट्रेट होके जो जितना वाटर उसमें मिक्स होना है फिर वापस से आता है और इस पोर्शन में वो होल्ड कर पाता है। तो ये एक इस तरह का ये टब है जो, या थैला मान लीजिए, जिसकी वजह से हमें बार बार बाथरूम नहीं जाना पड़ रहा है कि बन रहा है और आप जा रहे हो हर 5-5 मिनट में, तो इसलिए हम अपन होल्ड कर पाते हैं। और जो इसकी मसल्स हैं वो वॉलंटरी कंट्रोल में भी रहती हैं, और जो रिसेप्टर्स हैं वो यहाँ इसके बाहर से सिग्नल भेजते रहते हैं ब्रेन को कि भाई अब इतना क्वांटिटीज में इकट्ठी हो गई है, नाउ आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये इसकी बाहर की जो त्वचा है उस पर रिसेप्टर्स लगे रहते हैं जो कि सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को,
और फिर ब्रेन को ये इच्छा जागृत होती है कि अभी इस बंदे को जाना है यूरिनेशन के लिए। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया यहाँ पर काम करती है। लास्ट इसके बाद में बस यूरेथ्रा होता है। मेल यूरेथ्रा थोड़ा अलग होता है और फीमेल यूरेथ्रा जिसके थ्रू ये आपका यूरिनेशन होगा। तो ये कर क्या रहे हैं? ये हमारे बॉडी में पानी की मात्रा को बनाए रख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट बना के रख रहे हैं, क्या-क्या टॉक्सिन है उनको निकाल रहे हैं। तो ये सब प्रक्रिया जो है ये है होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया को ये किडनी का मेन फंक्शन में आ जाएगा। तो हमने देख ही लिया है कि भाई लंग्स निकालता है CO2, ये स्वेट निकालता है, लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट निकलता है, स्टूल बोलेंगे उसको, लिवर से हमारा जो बाइल टूटता है और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ से निकलते हैं। और यूरिनरी सिस्टम से सारा जो ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड करके पंप करके सारे ऑर्गन में पहुंचाया, तो वैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर भी पहुंचता है। पर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पर जो टॉक्सिन्स हैं, यूरिया है, क्रिटिनिन है, इन सबको बाहर निकालने के लिए ये दोनों किडनियां हमारी काम करेंगी। और फिर यहाँ से जो ब्लड निकल के जाएगा वो टॉक्सिन रहित होता है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि वो प्योर ब्लड हो जाता है ना? जो यहाँ से जा रहा है उसमें वो प्योर ब्लड हो जाता है। वो वापस फिर लंग्स को दिया जाता है, उसमें फिर से ऑक्सीजन डाली जाती है और फिर से वो सारे ऑर्गन्स में सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पे जो आ रहा है ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पर उसमें टॉक्सिन्स अभी भी हैं। तो वो जो टॉक्सिन्स हैं वो किडनी उसको निकालेगी, यूरिया निकालेगी, ये निकालेगी। उसके बाद में जो यहाँ से छन के जो ब्लड है टॉक्सिन रहित ब्लड वो वापस कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। ठीक है? और फिर से हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, फिर आयोटा के थ्रू वो फिर से वापस अब पूरे सारे ऑर्गन्स में फैल जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है। सारा जो गंदा ब्लड है वो गंदा मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो इकट्ठा होता है सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा, ये दो मेजर हैं। उनसे वीन से इकट्ठा होके जाता है हार्ट में, हार्ट से लंग्स में जाके वो प्योर होके वापस आयोटा से बाहर जाता है और सारे ऑर्गन्स में चला जाता है। तो वैसे ही जब सब सब ऑर्गन में जा रहा है तो किडनी में भी आता है। पर जब किडनी में आता है तो उसमें इतने सारे टॉक्सिन्स हैं, इसने CO2 निकाला, उसने पंप किया, तो ऐसे मिलके सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं ना। तो अभी किडनी की बारी है कि वो इसमें से सामान निकालेगी जो कि बॉडी को नहीं चाहिए। तो इस तरीके से फिर ये अपना सब निकाल देती है और जो छन के ब्लड वापस से जाएगा हार्ट में यहाँ से। तो ये एक मोटा मोटा सिस्टम हम इसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं। लंग्स हमने देख लिया था कि किस तरह से जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे CO2 बाहर निकालता है और O2 का आदान प्रदान करता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमने कल ही डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो उसमें किस तरह से पचकर लास्ट में सबसे ज्यादा देर तक कहाँ रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। 30 से 40 घंटे तक आपका भोजन यहीं पड़ा रहता है। बहुत धीरे धीरे एक दिन में 2 से 3 बार पेरिस्टालिक मूवमेंट या धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो, और फिर वो एनस रेक्टम से होते हुए, रेक्टम एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है, जिसे हम स्टूल कहते हैं। स्किन से जो भी सॉल्ट है वो स्वेट के थ्रू बाहर निकलते हैं और इस प्रक्रिया से हमारा टेम्परेचर कंट्रोल हो पाता है। तो ये भी जो है वो होम्योस्टेसिस का पार्ट है। जो लीवर है, लीवर हमारे टॉक्सिन को तोड़ता है। बिलिरुबिन को जो है यहाँ पे तोड़ तोड़ दिया जाता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है किसका? हीमोग्लोबिन को। जो हीमोग्लोबिन टूटेगा तो उसमें से बिलिरुबिन निकलेगा और वो किसके थ्रू? स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये सारे बाकी ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, पर जो मेन है वो अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे ये मैंने समझा ही दिया, इसके मोटे मोटे ऑर्गन्स ये हैं। तो अभी थोड़ा और अंदर तक जाते हैं। जो किडनी है ये ही मेन है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती है। बाकी तो सहायक संरचना है जो कि यहाँ से यहाँ तक लेके आ रही है, यहाँ स्टोर हो रहा है और फिर आगे विसर्जन, मूत्र विसर्जन के लिए आगे नीचे जा रहा है। पर मेन संरचना जो है वो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। आपने जैसे देखा इस पिक्चर में कि राइट किडनी थोड़ा नीचे है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है। तो इस तरह से ही इनका पोजिशनिंग हमारे बॉडी में रहता है। हमारे बॉडी में कहाँ रहता है? तो
इसको भी हम आगे देख लेते हैं अभी। पहले इसकी शेप देख लेते हैं। ये राजमा के 2 बीन जैसे संरचना होती है, बस इतनी ही होती है, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है। राजमा के 2 बीन जैसे, ये हमारी असली किडनी है, आप देखिए, इतनी सी है ना? राइट लेफ्ट किडनी। और इसकी साइज 11 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर ये थिक है। और वजन मेल में 150 ग्राम और फीमेल में 135 ग्राम मोटा मोटा है। और कलर देखने में थोड़ा, जब इस पे निकालेंगे तो ये थोड़ी पिंकिश ब्राउनिश इस तरह की, थोड़ी सी डार्कर, क्योंकि ब्लड की मात्रा ज्यादा है तो उस हिसाब से इसका, ये अंदर का जो हिस्सा है वो मेड्यूला, जो बाहर का है वो कॉर्टेक्स। ऐसे 2 संरचना में ये देखी जाती है। अभी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये हम जब पीछे से देखेंगे तो ये आपके रिब्स हैं। थोरेसिक में ये 10 नंबर के बाद जो फ्लोटिंग रिब्स हैं उनके नीचे ये आपकी लेफ्ट किडनी और उसके नीचे लेफ्ट यूरेटर। रिब्स जो फ्लोटिंग रिब्स है ना, 10 तक तो आपकी ट्रू रिब्स है। उसके बाद नीचे जो जो फॉल्स रिब्स जिसको हम बोलते हैं, वहां से नीचे की तरफ, पीछे की तरफ जब आप हाथ देंगे तो ये वो संरचना आपकी मिल जाएगी, लंबार से ऊपर। देख पा रहे हैं आप? ओके। तो जो किडनी है, एक दिन में एवरेज 180 लीटर पर डे, दोनों किडनियां मिलकर इतना ब्लड प्योर करती हैं। 180, यहाँ पे 170 लिखा है, पर जीएफआर में 180 है तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। 180 लीटर पर डे बाय बोथ द किडनीज। जीएफआर क्या है? ग्लोमुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो इसमें ग्लोमेरुलस होता है वो ही उसका फिल्ट्रेशन का काम करता है, वो हम आगे देखेंगे। आप सिर्फ अभी याद रखिए, जीएफआर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डिसाइड करता है कि आपके बॉडी से प्रतिदिन कितना मात्रा में जो यूरिन है उसका निर्माण हो रहा है। तो ये बोल रहा है 120 ml पर मिनट। इतना काम हमारे किडनी को लाइफ लॉन्ग करते ही रहना होता है। एवरेज पर्सन लूजेस 2 लीटर्स ऑफ फ्लूइड एवरी डे। मतलब हम कितना यूरिनेट करते हैं हर दिन में? ऑलमोस्ट 2 लीटर। तो जो जीएफआर है वो कितना यूरिन निकाल रहा है पर टाइम, कितना मिनट में, ये पर डे में है। तो ये एक दो फिगर्स हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। 120 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे, और पूरे दिन में कितना? तो 2 लीटर। ये 2-3 फिगर हैं जो हमें याद रह जाएंगे तो ठीक है। ओके। तो अभी कुछ कुछ हार्मोन्स हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। रेनिनिन, क्योंकि रीनल सिस्टम ही बोलते हैं किडनी को, है ना? तो इसलिए रेनिनिन याद रखना आसान होगा। ये जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। इरिथ्रोपोइटिन, ये क्या करता है? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को, तो इरिथ्रोपोइटिन ये आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। आप इस तरीके से याद रखिए कि भाई किडनी का रेनिन सिस्टम है तो इसलिए रेनिनिन, और ये आरबीसी का निर्माण करता है, और आरबीसी को का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है तो इरिथ्रोपोइटिन। और कैल्सिटोनिन, जो ये क्या करता है? विटामिन डी के लेवल इंक्रीज करता है, जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, कैल्सिटोनिन। और प्रोस्टेग्लैंडिन जो कि आपको जो यूरेट, जो आपके ब्लैडर है ना, उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये हेल्प करता है। यूट्रस के मसल की कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। ओके। तो ये अभी इसकी लोकेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्या बैठी होती है। एक त्रिकोणाकार संरचना होती है जो कि एड्रिनल ग्लैंड है, दोनों किडनी पर एक एक होती हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, फिर एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, है ना, इन सब का ये यहाँ से सिक्रेशन होता है। जब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स वाला सिस्टम, तब हम इसको पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। अभी एंटीरियर क्या होता है? तो इसमें राइट लॉब ऑफ लिवर होता है, नीचे डुडेनम, डुडेनम के भी आगे एंटीरियर मतलब इसके आगे क्या क्या संरचनाएं हैं। पोस्टीरियर मतलब इसके पीछे क्या है? पीछे में क्या है? डायफ्राम है, और पोस्टीरियर वॉल ऑफ हमारे स्टमक की पीछे की वॉल है। आगे में क्या है?
राइट लोब ऑफ द लिवर, जो लिवर का आगे का हिस्सा है ना राइट साइड का, वो इसके ऊपर इंटीरियर आगे की तरफ आया हुआ होता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा। ये वही बता रहे हैं कि आगे पीछे इनकी क्या क्या संरचना होती हैं। ओके, तो जो इसका बाहर का एरिया है, ये आप देखिए, ये कॉर्टेक्स है। ये अंदर वाले जो फ्लावर जैसे पेटल के जैसे शेप में है, ये है मेड्यूला। ये कैलस है, तो इसमें भी एक है था मेजर कैलस और एक माइनर। जो पास वाला है वो पहले माइनर होता है, फिर जब वो बड़ी डक्ट टाइप बन जाता है तो वो मेजर हो जाता है। और ये जो कैप्सूल दिख रहा है, इसे बॉमन्स कैप्सूल बोलेंगे हम, आगे इसको और अच्छे से बड़ा करके देखेंगे। ठीक है, तो ये अंदर वाला हो गया मेडुला, बाहर वाला हो गया कॉर्टेक्स, ये हो गया कैलिक्स, जो कि ये आगे एक ग्रंथि इसका ट्यूब का निर्माण कर रहे हैं, पहले छोटी फिर आगे धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। जो रीनल आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है जिसमें अभी टॉक्सिन है, ये याद रखिए, है ना। जो रीनल आर्टरी है वो हार्ट, मतलब हार्ट ने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑयटो से निकला है वो यहाँ पर रीनल आर्टरी के थ्रू प्रवेश कर रहा है जिसमें अभी टॉक्सिन है। जब सारा काम हो जाएगा, ये फिल्ट्रेशन हो जाएगा, तो ये इस माध्यम से रीनल वेन से वापस हार्ट की तरफ जाएगा। ये दो चीज आप पकड़ के चलिए, इसके आगे हम फिर इसमें जोड़ते जाएंगे। ये जो नीचे वाला है ये है रीनल पेल्विस, और ये तो वही है कि ये माइनर था आगे वाला, ये है मेजर कैलस। और फिर आगे जो ये कॉमन एक ट्यूब जा रही है, ये बन जाएंगे यूरेटर। तो ये एक तरह की किडनी है, एक ऐसा का ऐसा इधर की तरफ होगा, राइट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ मान लिया तो ऐसे ही दो आपके नलियां होंगी, दोनों यूरेटर जाके मिलेंगे ब्लैडर में, और फिर आगे यूरिथ्रा के थ्रू निकलेगा। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। ये जो पोर्शन दिख रहे हैं आप, ये जो फ्लावर के नीचे वाला पोर्शन ना, इधर यहाँ से यहाँ तक का पूरा फ्लावर जो शेप की संरचना है, इसको हिलम बोलते हैं, है ना। तो बस इनके नाम ही याद रख लेते हैं, बाकी हम आगे जब इसका वर्क पढ़ेंगे तो ये हो गया मेजर और ये हो गया माइनर। ठीक है, ये उसी के ही और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ये और बड़ा अच्छा है। ठीक है, जब आगे होगा तो छोटा ट्यूब तो माइनर, फिर ये बड़ा बन गया वही संरचना तो मेजर हो गया। इनको बोलेंगे, जो फ्लावर टाइप दिख रहे हैं, रीनल पिरामिड। अंदर वाले जितने भी हैं ये सब है मेड्यूला, और बाहर वाला कॉर्टेक्स। बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला। ऐसा ही सेम इसमें भी होता है, एड्रिनल में भी ऐसे ही होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड होगा उसमें बाहर कॉर्टेक्स, अंदर मेड्यूला। ओके, तो अभी हम इसकी बेसिक यूनिट पे जाएंगे। रीनल सिस्टम की या यूरिनरी सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन को हम आंखों से नहीं देख पाएंगे, इतना छोटा संरचना होती है, पर अंदर में जब उसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें इतना कुछ हो रहा होता है। ये दोनों आपकी ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और उसके बाद में ये जो गोल वाला संरचना है, ये ग्लोमरस कैप्सूल हो गया। फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है पास वाला। फिर नीचे जा रहा है जो लूप ऑफ हेनले, फिर ऊपर जा रहे हैं, और जो दूर में फिर से एक और बार टर्न मार रहा है, ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर ऐसे बहुत सारे, ये तो एक नेफ्रॉन हुआ ना, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन के सारे ट्यूब आके इस कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ जाते हैं। ऐसे ये एक संरचना है, वैसे ही ऐसे तो ऐसे ही बहुत सारी संरचना से कॉमन आके कॉमन डक्ट में वो मिल जाएगा। तो फंक्शन ऑफ किडनी क्या हो गया? पहला तो यूरिन का निर्माण होगा, जो ब्लड है आपका उसका पीएच मेंटेन होगा यहाँ पर। इसमें सेलेक्टिव
रीअब्जॉर्प्शन होगा कि जो जो पदार्थ, इतना सारा यूरिन अगर पूरा जो एक ही बार चुनाए पूरा का पूरा बाहर निकल जाए तो हम तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाएंगे, ग्लूकोज निकल जाएगा शरीर से, इतना सारा एनर्जी निकल जाएगा। पर ऐसा बनाया गया है सिस्टम को कि वो जो पहली बार फिल्टर होता है उसमें से काफी कुछ 90% जो है वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। पर फिर एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से जो कि फिर बॉडी डिसाइड करता है कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए, इसको वापस छोड़ दो, तो वो वापस से वो सीक्रेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, वाटर बैलेंस होगा, क्योंकि वो पहले कंसंट्रेट हो जाएगा यूरिन, फिर उसमें थोड़ा सा और पानी छोड़ा जाएगा ताकि हमें यूरिनेट करने में इतनी परेशानी ना हो। इतना पानी तो जितना चाहिए उतना फिर से उसमें डाला जाता है, तो पहले एब्जॉर्ब हो जाता है फिर वापस सीक्रेट होता है। इस तरीके से ये वाटर साइकिल जो है ये भी मेंटेन होता है। इलेक्ट्रोलाइट लाइट्स होते हैं उनको भी बैलेंस किया जाता है, और भी डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जो कि मेंटेन होते हैं, यूरिया निकलता है, क्रिएटिनिन निकलता है, और भी टॉक्सिन जो है वो भी बाहर शरीर से निकाले जाते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे हो रहा है। तो अभी हमने ये सीखा था कि जो ब्लड था, जो रीनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो जाएगा अभी ग्लोमेरुलस में, और ये जिस गोले में रहता है इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। जो बाहर का गोला है उसको बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल, और उसके अंदर जो ये बहुत सारा राउंड राउंड संरचनाएं दिख रही हैं इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल। इसको अंदर में इसका काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना, इतना माइन्यूट लेवल पे वो जो ब्लड आया है उसको फिल्टर करना कि उससे सारे अशुद्धियां दूर हो, और जो जो उसमें ग्लूकोज भी निकल जाता है, उसमें प्रोटीन्स भी निकल जाते हैं, उसमें एक्चुअली जो हमको पदार्थ चाहिए शरीर को ना वो भी उससे बाहर निकल जाते हैं। तो वो छन के अब इसमें आया प्रॉक्सिमल कोविलेटेड ट्यूब्यूल में, फिर ये डिसाइड करता है अरे मुझे तो वापस चाहिए, तो काफी सारा मेजोरिटी पोर्शन ये वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद हम चले नीचे, तो ये जो नीचे वाला जो संरचना है इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो इसमें वापस से थ्रू डिफ्यूजन वो वापस से ब्लड में चीजें छोड़ दी जाती हैं, सीक्रेट करता है कि ये वाली चीजें वापस ब्लड में छोड़ दी जाती हैं, यहाँ से यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, अब उसमें से वापस छोड़ा जाता है। साथ ही छोड़ा भी जा रहा है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इसमें एंटर नहीं हो पाते फिल्ट्रेशन के लिए, इसके बड़े होते हैं, उनकी साइज ब्लड में बड़ी होती है, वो यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाते हैं, तो वो डायरेक्टली ब्लड में यहाँ पे और अभी बहुत सारी वीन्स आ जाएंगी, कैपिलरीज आ जाएंगी जो कि यहाँ पर सीधे ब्लड में ऐसे पदार्थ जो कि यहाँ पे छनते नहीं है उनको यहाँ पर मिक्स किया जाता है, और आगे छनने के लिए टॉक्सिन मतलब बाहर निकालने हैं ना बॉडी से, तो वो छने तो नहीं, पर बॉडी ने डिसाइड किया कि अब उनको वापस छोड़ना है इस सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो वो डायरेक्ट इधर पे आते हैं। उसको हम आगे देख लेते हैं, क्योंकि ये देखिए कोई भी एक जो भी ये ट्यूब्यूल है इनको घेरे रहते हैं बहुत सारे कैपिलरीज, बहुत सारे कैपिलरीज घेरे हुए रहते हैं। तो इन कैपिलरीज में वो डायरेक्टली के थ्रू, इन कैपिलरीज के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं, वो ये इसको बाईपास कर लेते हैं इस पूरी संरचना को। ठीक है, तो जो ऐसे पदार्थ जो थोड़े बड़े हैं जो कि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में नहीं घुस पाए, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। फिर ये हो गया लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ पे इसने क्या किया, फिर से सीक्रेट किया, फिर ये फिर से एब्जॉर्ब किया, सीक्रेट किया, और लास्ट में इसी प्रोसेस करते करते सब बहुत सारे इसी प्रकार के नेफ्रॉन की जो लास्ट संरचना है वो आके यहाँ मिलेंगी कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में। अब वो फाइनली कंसंट्रेटेड यूरिन बन चुका है, जब यहाँ पे आ जाता है तो इसमें वो रुकता नहीं है, सीधा 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 बह के यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ रुकने का सिस्टम है, एक बार बन गया इसमें आ गया तो वो सीधा अब उसका ब्लैडर तक ही पहुंच जाएगा। तो हमारे ब्लड की पीएच होती है 7.40 आसपास, ठीक है, और बॉडी को यही मेंटेन करनी पड़ती है क्योंकि इसका रेंज बहुत ही टाइट रहता है। जैसे मैंने बताया था ना, होम्योस्टेसिस प्रोसेस में कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की रेंज हमारी ज्यादा है ना, पर इसकी एकदम टाइट है कि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हम बीमार हो जाएंगे। तो ये 7.35 से 7.40 इतना ही मान लो, इस 4 5 भी हटा दो, इतना ही रहना चाहिए, इतना ही मार्जिन है हमारे पास में।
तो कौन सबसे ज्यादा ब्लड का पीएच मेंटेन करने का काम करता है? तो जो इसका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पार्ट था, इसका नेफ्रॉन का जो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, इसके आगे जो ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये प्रॉक्सिमेटेड है, फिर नीचे जाएंगे तो लूपस एनले है, फिर ये डिस्टल है, ऊपर वापस ऊपर आए तो जब ये ऊपर इससे निकलने के बाद जहां पर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ये प्रॉक्सिमल है। तो इसी में आपका ब्लड का पीएच मेंटेन होता है। तो कहीं पर अगर कभी कोई क्वेश्चन आए कि ब्लड का पीएच कहाँ पे किडनी में मेंटेन होता है, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इसका आंसर होगा। और ये बहुत सारे आयंस के थ्रू इनको एक्सचेंज करके, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ याद रखना है कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ किडनी जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में पीएच मेंटेन होता है। तो ये भी एक किडनी का फंक्शन है। अभी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ना, हमको बॉडी ने डिसाइड करना है कि हमको ये जो क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें वापस से एब्जॉर्ब करनी है बॉडी में, क्या क्या करना है रीअब्जॉर्ब। वाटर पोटेंशियल ऑफ द फ्लूइड है ना, सॉल्ट हो गए, इन सबको वापस एब्जॉर्ब करना होता है। मैक्सिमम तो क्या होता है, अमीनो एसिड हो गए, प्रोटीन हो गए, शुगर हो गई, ग्लूकोज हो गई, इतना सारे को हम थोड़ी फेंक देंगे, तो ये इन सबको हम वापस एब्जॉर्ब करेंगे। फिर सीक्रेट क्या करेंगे, जो जो नहीं चाहिए, जितने एक्सेस सॉल्ट हो गए उनको हम वापस छोड़ देंगे उस ब्लड में, जो हमें यूरिनरी सिस्टम से बाहर निकालने हैं। तो इस तरीके से क्या क्या मेंटेन किया हमने, वाटर बैलेंस किया, और यूरिन कितना निकलना है उसका आउटपुट हमने यहाँ बैलेंस किया। तो ये जो वो आपका ब्रेन है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलता है, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, जो कि यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करता है। अब इतना याद रखिएगा, है ना। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, उससे एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलता है, और ऑक्सीटोसिन तो निकलता ही है। तो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, उसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ठीक है। तो जो कि आपके यूरिन आउटपुट कितना है उसको कंट्रोल ब्रेन से किया जाता है। हाइपोथैलेमस उसका रेगुलेटरी सेंटर भी है। ये जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है, ये कहाँ से निकला, ये निकला एड्रिनल से, जो कि ये सॉल्ट बैलेंस में यहाँ पे काम आ रहा है ना। एल्डोस्टेरॉन कहाँ से निकला, एड्रिनल से, जो कि सॉल्ट बैलेंस में काम आ रहा है। ये नेफ्रॉन की और बड़ी संरचना है, इसमें और क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये रीनल आर्टरी है, जहां से ब्लड आया वो जाएगा बोमन्स कैप्सूल, उसके अंदर है ग्लोमरस संरचना। फिर ये इसके आगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, फिर नीचे लूप ऑफ हेनले जैसे हमने बात किया, फिर डिस्टल, उसके बाद ये इकट्ठा हो जाएगा कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में। तो इसके आसपास जो जितना जाल फैला हुआ है, ये कैपिलरीज का है। और जो भी रीअब्जॉर्प्शन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। जो कैपिलरीज की वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है, तो कुछ कुछ आयंस होते हैं, उनको आप धक्का देने के लिए उनको फैसिलिटेड डिफ्यूजन चाहिए होता है। कुछ कुछ में आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो वहाँ जो माइट्रोकॉन्ड्रियाज होते हैं उनसे एटीपी निकलता है, और वो यूज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो जो हमने पहले क्लास में सेल ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, तो उसमें से ये ज्यादातर चीजें यहाँ काम आती है। डिफ्यूजन भी होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी होता है, एटीपी यूज होके एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो इस तरीके से ये ब्लड में वापस चीजें पुश की जाती हैं, जिसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन एंड वापस से सीक्रेशन। ये एक दूसरे का उल्टा है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो भी जो आपने फिल्टर करके ब्लड निकाला है, जो कि आगे एक्सक्रीट होना है, उससे वापस से चीजें एब्जॉर्ब करना। तो पहला एब्जॉर्प्शन होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो पहला एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जी बताइए, संतोष जी बताइए। कुछ बोल रहे हैं आप? जी आई बताइए। थिंक उनका गलती से हो गया। ओके ओके ओके। तो ये हम बहुत अच्छे से
पढ़ चुके हैं, मैं एक बार और अच्छे से पढ़ देती हूँ कि वाटर का कंसंट्रेशन को ये मेंटेन करता है, उसमें सॉल्युबल सब्सटेंस को रेगुलेट करता है, वापस से जितनी चीजें चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो नहीं चाहिए वो वापस सीक्रेट हो जाती हैं। और हमारा ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को भी ये रेगुलेट करता है इसी माध्यम से। क्योंकि अगर मान लीजिए इतना सारा ये होल्ड करके रख लेता है तो आपका जो टोटल ब्लड वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी हो रहा है वो इतना होल्ड कर रहा है ना, 2 लीटर तो इसी के माध्यम से बाहर निकल रहा है पानी, जो कि ब्लड में अगर होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं आगे। अच्छा, वो ऑन ऑफ हो ही रहा है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो रहा है, पीएच रेगुलेट हो रहा है। तो ये इसके मेजर मेजर पोर्शंस हैं, हमें इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। ग्लोमरस कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद नीचे आ गए तो लूप ऑफ हेनले, ऊपर वापस गए तो डिस्टल। हमेशा प्रॉक्सिमल जो टर्म है वो किसी चीज के पास में जब होता है तो उसे प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमिटी वर्ड से प्रॉक्सिमल, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो आप डिस्टल मतलब कि संरचना से दूर, इस तरीके याद है, डिस्टेंस से आप डिस्टल याद रखिए, और प्रॉक्सिमिटी यानी कि पास में, तो प्रॉक्सिमिटी से प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो जो पास में ग्लोमरस के है वो है प्रॉक्सिमल, और जो दूर में है वो डिस्टेंस से आप याद रखिए डिस्टल। और उसके बाद में तो ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, ये भी हम जो भी मैंने डिस्क्राइब किया है वही बता रहा है कि बाहर वाला जो गोला है वो होता है आपका बोमन्स कैप्सूल, इसके अंदर जो होता है वो ग्लोमेरुलस होता है, जहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये वही ट्यूब्यूल के बारे में हम बता रहे हैं, बस आपको एक बार ये आपके दिमाग में ये संरचना फिट हो जाए ना कि एक गोला होता है जिसमें ग्लोमरस कैप्सूल है, फिर एक पास में प्रॉक्सिमल टी ट्यूब्यूल है, फिर वो नीचे जाता है और लूप बनाता है, तो वो आपका लूप ऑफ हेनले होता है, फिर ये डिस्टल पार्ट है, और फिर कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है, जो कि ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन सब यहाँ आकर मिलते हैं। जो हमारा यूरिन है उसमें 95% सिर्फ वाटर है, 1.5% उसमें सॉल्ट है, मेनली उसमें भी क्या है, NaCl है जो कि नमक का कंपोजिशन है। यूरिया कितना परसेंट है, 2%। इस 2% के चक्कर में इतना सारा, क्योंकि ये टॉक्सिन है, इसमें ब्लड में नहीं रख सकते यूरिया को, तो इसलिए ये बाहर निकलना जरूरी है। इससे पहले लीवर में आपका बाइल टूटता है, टूटने के बाद भी थोड़ा यूरिया रह जाता है, उसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये किडनी के थ्रू फिल्ट्रेट होके बाहर जाए। अबाउट 1.5, ये हर जगह पे ना अलग अलग मेंशन है, वहां पे हमने 2 लीटर पढ़ा था, तो और ऑलमोस्ट 2 लीटर यूरिन बाहर निकलता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन तो मोटा मोटा हमने देख ही लिया है कि उसमें क्या क्या निकलता है। यूरिया, यूरो मैम यूरिया का काम क्या होता है? जी, यूरिया का काम क्या होता है? यूरिया बनता है जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं उनमें बनता है ये। कोई सब्सटेंस टूटते हैं तो उसमें यूरिया बनता है जो कि हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये क्रिएटिनिन निकलता है तो ये भी हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए इसको यूरिक एसिड हो गया, इसको भी हमें बॉडी से बाहर निकालना है। जो भी हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनमें बड़ी संरचनाएं टूट कर, अमीनो एसिड टूटते हैं, लिपिड टूटते हैं, उनसे फिर और छोटी छोटी संरचनाएं बनती है, पर उनके बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं। वो तो एनर्जी तो रिलीज होती है, पर साथ में और कुछ 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 जो बनते हैं उनमें यूरिया एक है जो कि हमें नहीं चाहिए बॉडी में, क्रिएटिनिन एक है जो कि हमें नहीं चाहिए बॉडी में। ओके मैम, एक्सेस थैंक यू। एक्सेस सॉल्ट जो है वो हमें नहीं चाहिए, नमक की मात्रा ज्यादा नहीं चाहिए, या और भी जो कंपोनेंट्स हैं ये हमें नहीं चाहिए, तो ये एक माध्यम है जिसकी तरीके से हम अपने शरीर से इन हार्मफुल चीजों को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले जो ग्लोमरस था बॉमन्स कैप्सूल के अंदर, जो
संरचना थी गोल 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 गोल, वहां से जो भी फिल्टर अल्ट्रा फिल्टर होके पहुंचा प्रॉक्सिमल में, फिर वहां से लूप ऑफ हेनले में, फिर ऊपर चढ़ा, फिर डिस्टल में गया और लास्ट में कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में गया। ये इस चार्ट से आप हमेशा याद रख लीजिए कि कहां से कहां चीजें जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंच गए, इस वाले एरिया को रिनल टिब्यूल जो तो अपना हमने देखा ना, टिब्यूल जो था सारे प्रॉक्सिमल डिस्टल वो सारे हो गए। फिर ये कैलिकस है, ये वाला कैलियस, फिर उसके नीचे पेल्विस हो गया, ये मोटा वाला इलाका जहां से ये नीचे यूरेटर निकल रहा है। तो इस तरीके से सारा ब्लड इकट्ठा होके यहाँ पे रुकता नहीं है, वो सीधा सिर अब ब्लैडर में ही पहुंच जाएगा। हमारे पास दो यूरेटर होते हैं दोनों तरफ, फिर उनसे जुड़ी हुई एक ब्लैडर। तो जो यूरेटर है ये सिर्फ एक दो नलियां हैं, आप ये सोचिए। ठीक है, इनका काम सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचाना ही है, और ये 12 इंच लॉन्ग होती हैं दोनों तरफ, 12 इंच लंबी होती हैं। इसके 3 लेयर से ये बना होता है, पहली वाली फाइब्रस, दूसरी स्मूथ जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, फिर उसके बाद सबसे इनर लेयर एपिथेलियल लेयर, सबसे बाहर में फाइब्रस लेयर, बीच में स्मूथ मसल होती है। हाँ, मतलब जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसमें एक तो आपका लिपिड टूटते हैं, प्रोटीन टूटते हैं, तो ये सब टूटने के बाद में यूरिया बनता है। जितने मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, कभी आपका लिपिड भी टूटता है, तभी तो वो इकट्ठा होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लिपिड्स जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं लिवर में भी। तो जब आपकी बॉडी को जरूरत होती है फास्टिंग डे में, तो वहां से रिलीज किए जाते हैं धीरे धीरे ब्लड में। तो इसकी 3 लेयर आप ये देख लीजिए, फाइब्रस, स्मूथ और तीसरी एपिथेलियल लेयर। ये ब्लैडर है, इसमें यहाँ पे आके यूरिन इकट्ठा होगा, इस तरह से दिखता है ये एक मसल्स हैं इसमें। अंदर वाली को यूरोथीलियम बोलते हैं, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर है तो इसलिए इसका नाम यूरो एपिथीलियम को मिला देंगे, तो यूरो और थीलियम ये बन जाएगा। अंदर जो ट्रायंगुलर संरचना है जिसको ट्राइगोन बोलते हैं, और यहाँ ये ओपनिंग है जहां पे आके आपकी यूरेटर अटैच होती हैं और इनसे यहाँ पे यूरिन गिरता रहता है। ये ऊपर देख रहे हैं आप यूरेटर, और नीचे ये जुड़ा होता है संरचना यूरेटर से। जिसमें आपका 400 टू 600 तक यूरिन इकट्ठा होता है। ये एक नॉर्मल ब्लैडर है। जब इतना भर जाता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर, तो वो आपका ऑलरेडी वो इस नीचे वाले एरिया में, यूरेथ्रा वाले एरिया में प्रेशर डालने लगता है। इस प्रेशर के थ्रू सिग्नल्स रिसेप्टर्स ब्रेन को जाते हैं, एंड हमें रियलाइज होता है कि अभी हमारा ब्लैडर खाली करने का टाइम हो गया है। अब ये इससे ज्यादा हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से वो भर के पूरा ओवरफ्लो होके हमारे यूरेथ्रा के जो आउटर लेयर्स हैं उन पे प्रेशर पड़ने लग जाता है। तो जो फीमेल की संरचना है वो थोड़ी सी मेल वाले से अलग है। फीमेल की संरचना में ये आप देख पा रहे हैं, ये यूट्रस है, उसके नीचे ये ब्लैडर है, और जो कि कनेक्ट कर रहा है फिर यूरिथ्रा में। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। और ये पीछे आपका ये सर्विक्स है। तो जो सर्विक्स है और मेंस्ट्रुएशनल ब्लड है, इसका रास्ता अलग होता है फीमेल्स में, जबकि ये यूरिनरी और ब्लैडर से जो आ रहा है वो अलग जगह से निकलता है। ये एक डिफरेंस है मेल और फीमेल संरचना में। हमारे दो रास्ते हैं जिसमें ये ब्लैडर कनेक्ट होता है यूरिथ्रा से और यहाँ से सीक्रेट होता है, जबकि मेंस्ट्रुएशनल ब्लड जो है वो पीछे सर्विक्स है, उसके वहां से अलग ओपनिंग है, उसके थ्रू निकलता है।
मेल में ये दोनों के लिए एक ही काम होता है, यहीं से यूरिनेशन होता है। ब्लैडर की 3 वॉल्व होती हैं जैसे हमने पढ़ा था। पहला कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस वाले से बनी होती है, ये दूसरा वाला स्मूथ से होती है और जो तीसरी अंदर की लेयर है वो एपिथेलियल होती है। और कौन सी एपिथेलियल होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल, जो कि टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल लेयर का। हमने 2 पढ़े थे ना, सिंपल पढ़ा था और स्ट्रेटिफाइड पढ़ा था। स्ट्रेटिफाइड जिसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, उसका ये टाइप है ट्रांजिशनल एपिथेलियल। तो वो यहाँ पर ब्लैडर की वॉल में मिलता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है, फिर जब निकलने वाला होता है तो ये जो स्फिंक्टर है, यहाँ पर प्रेशर पड़ने लग जाता है। तो बहुत सारे केसेस में जिनको यूरिन लीकेज की समस्या होती है, तो उसमें ये जो स्फिंक्टर है ना, इसके मसल्स लूज हो जाते हैं। विद एज तो हो ही जाते हैं, तो बच्चों में और बूढ़ों में, दोनों में यहाँ की मसल्स का उतना कंट्रोल नहीं होता है, या फिर जो सिग्नल यहाँ से ब्रेन में जा रहा है वो कॉम्प्रीहेंड करके एग्जीक्यूट होने में दिक्कतें शुरू हो जाती है इन्फेंसी में और पूरा एकदम बुढ़ापे में। दोनों ही समय पर ये इसका मेल फंक्शन हो जाता है। तो जो फीमेल वाला है उसमें 2 ओपनिंग्स होते हैं। जो ऊपर वाला है वो यूरिथ्रा है, जो कि कनेक्टेड है आपका ब्लैडर से, राइट। और जो नीचे वाला है एरिया, ये आपका ओपनिंग यूट्रस, उसके बाद सर्विक्स, और यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है। मेल में जो यहीं से ही यूरिनेशन होता है और यहीं से ही एजिकुलेशन होता है, तो दोनों एक ही संरचना में होते हैं। ये इसकी डिफरेंट लेयर हैं, जो कि हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वही बता रहा है कि किस तरह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन और प्रेशर आपको फील होता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन में ये सिग्नल जाते हैं कि ओके अभी ब्लैडर फुल हो चुका है। मिक्ट यूरिनेशन वही है कि जब वो स्फिंक्टर लूज हो जाता है और आपका वॉलंटरी कंट्रोल धीरे धीरे कम हो जाता है। अभी कुछ कुछ पैथोलॉजीज हैं, तो जिसमें हम ये देख लेते हैं। एक ये अगर किडनी में कोई भी समस्या आ गई तो किस किस तरह की परेशानी हो सकती है, तो ये है। ये हमारे सिलेबस में इनसे रिलेटेड पैथोलॉजी नहीं है, पर जिसमें भी आइटिस लगता है, मतलब कि वहां पे कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है, तो इसमें जब ग्लोमरस में कुछ भी इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, तो उसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलो एपिराइटिस। ठीक है, तो यहाँ इन्फेक्शन है तो इसको ये बोलेंगे। पर कोई भी ऑर्गन चेंज होता है और आइटिस सेम रहता है, और आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, या तो वो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी कि रेडनेस और सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन या स्वेलिंग अप है वहां पर। इसमें ये दोनों किडनी जो है फ्यूज हो गई आपस में, तो हॉर्स के शू के जैसे बन गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्स शू किडनी। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन समस्या है, स्पेशली फीमेल में। जैसे कि मेल में तो जो आपका थोड़ा दूर होता है संरचना, और हमारी जो दोनों यूरिन पास करने के लिए जो काफी ओपन ज्यादा होता है, और वाइल यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए खूब पानी पीने से वो इन्फेक्शन अपने आप नेचुरल प्रोसेस से क्लियर हो जाता है। वी शुड नॉट यूज एनी जिसमें सुगंधित पदार्थ जो भी हैं उनसे कुछ वॉश करने का जरूरत नहीं होता है। रेगुलर मेंटेन हाइजीन रखने से ये ठीक रहता है। सिर्फ पानी यूज करना ही ठीक है। जो भी आपके वहां पर पीएच है वो मेंटेन रहती है, और वो इतना इस तरीके से भगवान ने बनाया है कि अपने आप ही बाहर के बैक्टीरियाज को अपने आप किल करती है। इसलिए हमें जितने एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो आजकल होते हैं उनकी जरूरत नहीं है। जैसे कि वी वॉश वगैरह ऐसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं, तो वो यूज नहीं करना है।
ये किडनी स्टोन्स जब स्टोन बन जाता है तो फिर आपका स्कोपी करके लेजर सर्जरी यहाँ से करके इसको रिमूव किया जाता है। अब सिर्फ हम डायलिसिस देख लेते हैं, ये प्रोसेस हो चुका है। डायलिसिस यही है कि जो आपके पहले तो हाथ में होल करके मतलब इंसिजन करके जो आर्टरी और वीन है उनको मार्क करेंगे वो। उसके बाद में जो यहाँ से आपका ब्लड जाएगा और ये जो काम किडनी करती है फिल्टर करने का, जो उसमें सॉल्ट निकालने का, जो टॉक्सिन निकालने का, वो सारा आपका मशीन में होगा। और फिर उसके बाद में टॉक्सिन रहित वो जो ब्लड है वो वापस आपके ब्लड में छोड़ा जाएगा। तो जिसका किडनी खराब हो गया है उसको ये प्रोसेस, जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सप्ताह में 1 बार होगा, 2 बार होगा, जैसे जितना उसका सिवियरिटी है, कम खराब है किडनी, ज्यादा खराब है किडनी, उस हिसाब से उसको ये काम करना पड़ेगा। तो ये भी 2 तरह का होता है। एक इसमें तो ब्लड बाहर निकाल के पूरा प्रोसेस किया है। दूसरे वाले में आपका जो अंदर स्टमक में जो पेरिटोनियम लाइनिंग होती है ना, स्टमक की लाइनिंग को हम पेरिटोनियम बोलते हैं। तो वहां पर पहले से ऑपरेशन करके एक कैथेटर लगा देते हैं और अंदर ही कुछ फ्लूइड डालते हैं, जिसके जो फ्लूइड डालते हैं अंदर वो ही हमारे सारे ब्लड के सारे टॉक्सिन निकालने का काम करता है। और फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक थैली के थ्रू कैथेटर जैसे यूरिन बैग लगाते हैं ऑपरेशन के टाइम में, उसमें आके इकट्ठा हो जाता है। तो ये 2 प्रोसीजर है। दूसरे वाले में सर्जरी करके एक कैथेटर डालना पड़ता है। इस वाले में आपको बार-बार जितनी बार मतलब सिवियरिटी के हिसाब से उतनी बार डायलिसिस, और ये बहुत पेनफुल होता है। अगर आप सच में किसी अपने के पास में हैं जिसको ये प्रोसेस देखना पड़ता है तो बहुत ही दुःख लगता है। मतलब पेनफुल प्रोसेस है, इतने नीडल, इंसिजन वगैरह हो के थ्रू जाना पड़ता है ये चीज़ ना।